डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एस के घर की बुक में एंड में जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनकी सीरीज का ये पार्ट 3 है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया है कि एक सर्टेन इरिगेशन प्रोजेक्ट है, किसी गिवन एरिया में उसकी कल्चरेबल कमांडेड एरिया है, उसका 72% अनइरिगेटेड रहता है खरीफ सीजन में और 56% अनइरिगेटेड रहता है रबी सीजन में। और पूछा है कि एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होगा। तो 72% अनइरिगेटेड रहता है, इरिगेटेड हो गया 100 माइनस 72। ये तो खरीफ का हो गया, रबी का हो जाएगा 100 माइनस 56। तो इसको ये सम करेंगे तो 28 प्लस 44 ये आ जाएगा 72%। तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 में दिए है किसी पर्टिकुलर सीजन में वो एरिया जिस पर क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं। तो नेट सोन एरिया तो एनुअली जितना एरिया में क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं वो है। कल्चरेबल कमांड एरिया वो सारा एरिया है जो कि इरिगेबल है, जैसे एरिया में से फॉरेस्ट एरिया वगैरह घटाने के बाद जो बचता है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट है जिसमें कि 5 मेगा हेक्टर है, वो कल्चरेबल कमांडेड एरिया है, जिसमें 4.5 मेगा हेक्टर है वो रबी सीजन में बोया जाता है और 2.5 मेगा हेक्टर है वो खरीफ सीजन में उसमें क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं। और इन एरियाज में रबी सीजन में 90% एरिया इरिगेट किया जाता है और खरीफ सीजन में 80% किया जाता है। तो एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होगा इस स्टेट के लिए। तो एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होता है ग्रॉस इरिगेटेड एरिया डिवाइडेड बाय कल्चरेबल कमांड एरिया। अब 4.5 मेगा हेक्टर है, इसमें रबी सीजन में क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं, इसका 90% इरिगेट किया जाता है। तो कितना एरिया इरिगेट किया गया रबी सीजन में, ये खरीफ सीजन में कितना एरिया इरिगेट किया गया, दिस इंटू 0.8, ये आ जाएगा 6.05। 6.05 मेगा हेक्टर है, ये ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है। इसको सीसीए से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121% आ जाएगा। तो डी हो जाएगा यहाँ पर। काफ़ी बार स्टूडेंट 100 से ज़्यादा यहाँ पर ये आंसर आता है, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी कल्चरेबल कमांडेड एरिया है उसमें कोई ऐसा एरिया जो कि रबी और खरीफ दोनों सीजन्स में इरिगेट किया जाता है तो हम उसको 2 बार काउंट करते हैं फिर जब हम ये ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए सीसीए से भी ज़्यादा हो जाता है ग्रॉस इरिगेटेड एरिया और 100% से ज़्यादा ही आता है ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 89 में दिए है कि प्लेन एरिया जो होते हैं इनमें इरिगेशन कैनाल्स हैं वो यूजुअली किसके अलोंग अलाइन करी जाते हैं। तो प्लेन एरियाज जहाँ पर रिलेटिवली फ्लैट स्लोप होता है और यूनिफॉर्म स्लोप होता है वहाँ पर कैनाल्स को मोस्टली वाटर शेड लाइन जो रीज लाइन होती है उसके अलोंग डिजाइन किया जाता है। इसको वाटर शेड लाइन इसलिए बोला जाता है कि ये 2 वाटर शेड या जिसको हम कैचमेंट भी बोलते हैं उनको सेपरेट करती है। जैसे कि यहाँ से कोई लाइन पास हो रही है टॉप से, तो ये वाला एरिया है ये किसी एक कैचमेंट का पार्ट है, इसका जो ड्रेन जा रहा है वो किसी रिवर में जा रहा है। इधर वाले एरिया का ड्रेन जो जाएगा वो किसी दूसरे स्ट्रीम में जाएगा। तो ये अलग अलग कैचमेंट हो गए और इनको सेपरेट कर रही है ये लाइन जो यहाँ से पास हो रही है। इस लाइन के अगर कैनाल बनाई जाती है तो 2 मेन बेनिफिट होते हैं इसके मेजर। एक तो बोथ साइड में ये इरिगेट कर सकती है, इधर भी कर सकती है इधर भी कर सकती है। और दूसरा होता है कि इसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क है वो कम रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि जो स्ट्रीम और ड्रेनेज वगैरह होंगे वो तो इस डायरेक्शन में स्लोप के अलोंग फ्लो हो रहे होंगे। तो ये रिज लाइन है ये टॉप से पास हो रही है तो ये कहीं कट ही नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं में रिक्वायर्ड होगा। तो ए हो जाएगा रिज लाइन। क्वेश्चन नंबर 90 में दिए है कि वो कैनाल जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर करती है क्रॉस ड्रेनेज वर्क को, वो कौन सी कैनाल होती है। तो ये कंटूर कैनाल होती है जो कि एक कंटूर के अलोंग फ्लो होती है। अब जैसे ये कोई स्लोप है, इसमें अगर कंटूर्स करें तो एक कंटूर इस पॉइंट से पास होगा, मान लिया कि फॉर एग्जांपल ये 300 मीटर का है, 350 का इसके ऊपर से कुछ पास होगा, उससे बड़ा होगा वो इसके ऊपर से कुछ पास होगा और ड्रेनेज जाएगा इस तरीके से स्लोप के अलोंग। तो अब क्या होगा कि ये इस तरीके से पास हो रहा है कैनाल और ड्रेनेज इस तरीके से जा रहे हैं, तो बहुत सारी जगह ये ड्रेनेज को कट करेगा और क्रॉस ड्रेनेज वर्क है वो रिक्वायर्ड होगा।
पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि वाटरशेड कैनाल है, उसमें ड्रेनेज क्रॉस ड्रेनेज वर्क का रिक्वायरमेंट नहीं होता क्योंकि वो टॉप से पास होती है। साइड स्लोप कैनाल में भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क उतना रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि ये ड्रेनेज के पैरेलल ही स्लोप के अलोंग है, ये कैनाल है, ये रन करती है, तो कट नहीं करती है ड्रेनेज को ज़्यादा। और कंटूर कैनाल क्या होता है? वो कैनाल है जो कि किसी एक कंटूर को फॉलो करती है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये एक ही साइड में इरिगेट कर पाती है क्योंकि दूसरी साइड का तो एरिया इससे हायर लेवल पे होगा, तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 में दिए है कि कोई हिली डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वाटरशेड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है कंपेयर टू हेडवर्क्स, तो कौन से टाइप का कैनाल अलाइनमेंट वहाँ पर रिकमेंड किया जाएगा? और हम चाह रहे हैं कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क है वो अवॉइड किया जाए, तो वाटरशेड लाइन बहुत हाइट पे है तो हम वाटरशेड कैनाल हम यहाँ पर नहीं डिजाइन करेंगे। साइड स्लोप कैनाल है वो बेस्ट रहेगा क्योंकि हिली डिस्ट्रिक्ट का तो स्लोप सफिशिएंट होगा वैसे भी, और ये पैरेलल फ्लो करती है स्ट्रीम्स और ड्रेनेज वगैरह के, तो ये कट नहीं करती है उनको, क्रॉस ड्रेनेज वर्क है वो अवॉइड कर सकते हैं हम, तो सी होगा। अब जैसे कि ये कंटूर है एक कुछ 400 मीटर का, ये कुछ 500 मीटर का है, तो साइड स्लोप के अलोंग रन करेगी तो इस तरीके से जाएगी। तो हो सकता है काफ़ी बार फिगर देके भी पूछ लिया जाता है कि ये यहाँ पे कंटूर प्लॉट कर दिए और बोलते हैं कि ये वाली कैनाल है, ये कौन सी कैनाल है। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है कि एक इरिगेशन कैनाल की कैपेसिटी है वो जनरली किससे गवर्न होती है? अच्छा क्वेश्चन है। एक तो एक एवरेज डिमांड होता है, एक कोर डिमांड होता है। कोर डिमांड उस ड्यूरेशन की डिमांड होती है जबकि वाटर रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम है, तो हमें टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है उतना सप्लाई करने के साथ ये भी कांस्टेंट है कि रिक्वायर्ड टाइम में सप्लाई करना है। जैसे कि कोई क्रॉप है जिसको 40 सेंटीमीटर वाटर चाहिए, 4 मंथ्स का उसका क्रॉप ड्यूरेशन है, बट उसी क्रॉप में 30 सेंटीमीटर पानी उसको जो उसके पीक 3 वीक्स है क्रॉप ग्रोइंग के उसमें चाहिए। अब ये वाला डिसाइड करेगा कि डिस्चार्ज क्या रखना है, कैनाल की कैपेसिटी क्या होगी, ये वाला नहीं करेगा क्योंकि मैक्सिमम जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें कैनाल डिजाइन करने होते हैं। तो ये तो हो गया कि एवरेज डिमांड के बजाय कोर डिमांड है वो उसके बेसिस पे हम डिजाइन करेंगे कैपेसिटी। अब रबी और खरीफ दो सीजन होती हैं, तो रबी की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है, अराउंड 52% खरीफ सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ही रबी की रिक्वायरमेंट होती है, बट उसमें लॉसेज वगैरह बढ़ जाते हैं क्योंकि अब कैनाल में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो कम है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कम है, तो परसेंटेज लॉसेज बढ़ जाते हैं। खरीफ की क्रॉप्स में जो वाटर फ्लो हो रहा है रिवर में उसका 66% वाटर ही ओनली फ्लो होता है रबी सीजन में, तो अब किस में ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है? खरीफ क्रॉप्स में, तो कोर डिमांड ऑफ खरीफ क्रॉप्स डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 में दिए है कि ऑप्टिमम कोर वाटर डेप्थ है खरीफ क्रॉप की वो 90 सेंटीमीटर है, अलाउड कोर वाटर पीरियड है वो 3 वीक्स है, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर क्या होगा? तो जो हेड कोर्स होता है, जो वाटर कोर्स होता है उसका हेड होता है, उस पर जो ड्यूटी होती है उसको बोला जाता है आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। मेन कैनाल होती है, फिर ब्रांच कैनाल होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, इसके बाद आता है वाटर कोर्स। और वाटर कोर्स है इसको फार्मर्स हैं वो खुद मैनेज करते हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता है। तो वाटर कोर्स के हेड पे जो ड्यूटी है वो इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए क्योंकि वहाँ पर जो अवेलेबल वाटर है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ तक का, तो यहाँ पर जो ड्यूटी है इसको आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर बोला जाता है। तो ये कोर वाटर डेप्थ दिया है डेल्टा, ये ड्यूरेशन दिया है जो कि बेस पीरियड के जैसे होगा, तो ये रिलेशन होगा इनमें, जो ड्यूटी बेस पीरियड डेल्टा में रिलेशन होता है कि 90 सेमी वाटर रिक्वायरमेंट है 3 वीक्स के ड्यूरेशन में, तो हमें वो जो ड्यूटी होगा वहाँ पर वो क्या होगा, तो यहाँ पर जस्ट वैल्यूज रखेंगे, डेल्टा सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेके 100 से डिवाइड किया तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 995 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94 में दिए है कि कुछ क्रॉप्स हैं वो ग्रो की गई हैं और उनके लिए जो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है वो 0.4 मीटर क्यूब पर सेकंड है, कैपेसिटी फैक्टर 0.8 है, टाइम फैक्टर 0.5 है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटरी का डिजाइन डिस्चार्ज क्या होगा? तो टाइम फैक्टर क्या होता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटरी है वो पूरे क्रॉप पीरियड के ड्यूरेशन में नहीं रन हो रही होती है क्योंकि हमें ओवर इरिगेशन और वाटर लॉगिंग का भी ध्यान रखना है,
तो जैसे कि क्रॉप पीरियड 100 डेज है, तो मान लिया कि डिस्ट्रीब्यूटरी है वो 40 या 40 तो बहुत कम हो गया, चलो 80 मानते हैं कि 80 डेज है, उसी में वो ऑपरेट हो रही है, सिर्फ 80 डेज में ही वो वाटर सप्लाई कर रही है। तो अब टाइम फैक्टर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 100, तो ये होता है टाइम फैक्टर। एक होता है कैपेसिटी फैक्टर, जिसमें क्या होता है कि रेशियो होता है कि मीन सप्लाई जो डिस्चार्ज है डिवाइडेड बाई इसका जो डिजाइंड फुल कैपेसिटी है। अब जब वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम सीजन्स को कंपेयर करें तो खरीफ सीजन की वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है रबी सीजन से, तो खरीफ सीजन के टाइम पे कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि वहाँ पर मीन सप्लाई डिस्चार्ज ज़्यादा है, रबी सीजन की कम आएगी। अब क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि चाहिए हमें इतना, तो डिस्ट्रीब्यूटर की कैपेसिटी क्या रखनी है, तो इन दोनों फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मीन डिस्चार्ज है, तो मीन डिस्चार्ज अपॉन डिजाइन डिस्चार्ज होता है कैपेसिटी फैक्टर। तो डिजाइन डिस्चार्ज निकालना है तो मीन डिस्चार्जेस डिवाइडेड बाय कैपेसिटी फैक्टर आ गया ये। इसके बाद क्या हुआ कि कैनाल है जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो पूरे क्रॉप ड्यूरेशन में रन नहीं हो रही है, ऑपरेट नहीं हो रही है, तो टाइम फैक्टर को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो 0.5 है, इसको हम टाइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। काफ़ी बार स्टूडेंट्स एग्जाम के प्रेशर में या ऐसे भी आपने बहुत अच्छे से नहीं समझा होता टॉपिक, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है। तो 0.5 मीटर क्यूब तो डिस्चार्ज जब रिक्वायर्ड होता जब कैनाल है वो पूरे क्रॉप पीरियड में जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो ऑपरेट हो रही हो। अभी पूरे क्रॉप पीरियड में ना होके टाइम फैक्टर 0.5 है, मतलब क्रॉप पीरियड अगर 100 डेज का है तो सिर्फ 50 डेज में ही कैनाल है वो ऑपरेट हो रही है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो 0.5 तो 100 डेज में ऑपरेट होती तो होता, तो 50 में तो और भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा मैं वो वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे एक से छोटे फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे ताकि हमें इससे कुछ बड़ी वैल्यू मिले। तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है कि एक इरिगेशन कैनाल है जिसको कि डिजाइन करना है टू डिलीवर 6.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक रबी की जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए, रबी की जो डिमांड है वो है 5100 हेक्टेयर्स में क्रॉप्ड एरिया है उसके लिए। कैनाल लॉसेस 25% है जो हेड डिस्चार्ज है उसका। तो ड्यूटी ऑन कैपेसिटी क्या होगा, तो ड्यूटी ऑन कैपेसिटी होता है कि एरिया टू बी इरिगेटेड डिवाइडेड बाय डिजाइन फुल सप्लाई डिस्चार्ज एट हेड, जो हेड पे डिस्चार्ज है और जो एरिया टू बी इरिगेटेड है, इनका जो रेशियो लेते हैं एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज, ये होता है ड्यूटी ऑन कैपेसिटी। हेड पे जो रिक्वायर्ड है फुल सप्लाई डिस्चार्ज वो क्या होगा, 6.25 तो हमें फील्ड में चाहिए और दिया है कि 25% लॉसेज भी हो रहे हैं, तो लॉसेज के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 0.75 से, तो ये आ जाएगा 8.33। इसमें भी काफ़ी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है 6.25 है तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिजाइन डिस्चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, रिलेशन क्या है कि एक्स अगर हेड पे है तो फील्ड में भी मिलेगा, वो मिलेगा इसका 75% और ये इक्वल है फील्ड में जो चाहिए उसके 6.25 के। तो यहाँ से हम एक्स निकालते हैं, इसको हमेशा हम एक्स एज्यूम करके करेंगे जो भी अननोन है उसको, इससे फिर मिस्टेक नहीं होगी। तो ये आएगा यहाँ 8.33, 5100 डिवाइडेड बाई 8.33 तो 612 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 96 में दिया है कि ड्यूटी ऑन कैपेसिटी है, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो फुल सप्लाई कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। क्या होता है ये, एरिया एस्टिमेटेड टू बी इरिगेटेड ड्यूरिंग बेस पीरियड डिवाइडेड बाय डिजाइन फुल सप्लाई डिस्चार्ज एट हेड ऑफ द कैनाल। कैनाल के हेड पे जो डिजाइन फुल सप्लाई डिस्चार्ज है उसके साथ रेशियो लेते हैं और बोलते हैं इसको ड्यूटी ऑन कैपेसिटी या फुल सप्लाई कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन 97 में दिया है कि 8000 हेक्टेयर्स है वो ग्रॉस कमांड एरिया है एक इरिगेशन प्रोजेक्ट का, जिसमें से 20% में रिजर्व फॉरेस्ट है, 10% है उसमें पास्चर्स और फैलो लैंड है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 50% है, तो एरिया टू बी इरिगेटेड क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल है, कंफ्यूजन होता है वो इसमें होता है 10% का क्या करना है। तो ये पास्चर्स और फैलो लैंड है तो इसमें हम इरिगेट कर भी सकते हैं। फैलो लैंड ऐसी है कि किसी सीजन में किसी कारण से उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए या कुछ वाटर लॉगिंग के रीजन की वजह से उसको छोड़ दिया गया, कुछ टाइम के लिए इरिगेट नहीं किया गया,
तो इसको हम एरिया टू बी इरीगेटेड में इंक्लूड करेंगे फैलो लैंड्स को। तो CCA हो जाएगा 8000 का 80%, क्योंकि 20% तो रिजर्व ऑफ फॉरेस्ट वगैरह के लिए, तो 80% बचा। तो 6400 हेक्टर्स हो गया। अब एरिया टू बी इरीगेटेड हो जाएगा CCA इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। तो 6400 इंटू 0.5, तो 3200 आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98 और 99 है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में जो डिस्चार्ज होता है उसके रिगार्डिंग है। तो ये गाइडलाइन होती है कि ब्रांच कैनाल है, इसमें डिस्चार्ज होता है 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड से ज़्यादा। डिस्ट्रीब्यूटरी होती है तो मेजर में 30 से कम होता है, और जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी होती है उसमें 2.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड से कम होता है डिस्चार्ज। काफ़ी बार तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी दी भी नहीं जाती है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसके बाद डायरेक्टली वाटर कोर्स आ जाता है। बट कभी कभी ऐसा है कि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जो वाटर कोर्स है उससे, तो फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। तो माइनर के लिए हो जाएगा 2.5, मेजर के लिए हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है कि अनलाइंड इरिगेशन कैनाल हैं और जब वो कर्वीलीनियर रूट पे जा रहे हैं तो उनमें पिचिंग करते हैं। पिचिंग क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं इरोजन से बचाने के लिए। तो अगर कर्वीलीनियर है तो कौन सी साइड में रखेंगे? क्या होता, पहले ये इस तरीके से स्ट्रेट में पास हो रही थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ तो होने लगे डिपॉजिट और यहाँ से होने लगा इरोजन, तो इसकी ये शेप हुई। धीरे धीरे और आगे डिपॉजिट होके ये यहाँ आ गया और ये वाला इरोजन होके यहाँ चला गया। हमें पिचिंग कहाँ करनी है? जहाँ पे इरोजन हो रहा है। इरोजन कौन सी साइड पे हो रहा है? इस वाली साइड पे। ये होता है कॉन्वेक्स साइड, ये होता है कॉनकेव साइड। तो कॉनकेव साइड पे हमें पिचिंग की रिक्वायरमेंट है, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 में दिए है कि एक डैम रिजर्वोयर है, उस पर स्पिलवे और स्लूसेज हैं, उनमें कोई गेट कंट्रोल नहीं दिया गया। तो इस टाइप के रिजर्वोयर को क्या बोलेंगे? तो ये रिटार्डिंग बेसिन होता है, जिसमें जो अवेलेबल है रिजर्वोयर में वाटर, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रेगुलेशन होता है आउटफ्लो का, और इसकी मैक्सिमम डिस्चार्जिंग कैपेसिटी इक्वल होती है जो डाउनस्ट्रीम में जो चैनल है उसकी मैक्सिमम सेफ कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल। जब फ्लड्स अकर होती हैं तो रिजर्वोयर है वो फिल हो जाता है, स्लूसेज है उनसे डिस्चार्ज होता है, और जैसे जैसे उसमें लेवल इंक्रीज होता है रिजर्वोयर में, आउटफ्लो डिस्चार्ज है वो भी इंक्रीज होता है। वाटर लेवल है ये इंक्रीज होता रहता है, फ्लड है वो पास हो जाती है, और फ्लड पास हो गई तो अब उसमें जो इनफ्लो आ रहा है वो आउटफ्लो से कम है। तो धीरे धीरे जो भी रिजर्वोयर में वाटर है, इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज़्यादा है, तो रिजर्वोयर में जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाता है उसमें से। तो सी हो गया यहाँ पर रिटार्डिंग बेसिन। क्वेश्चन 102 में दिए है कि एक डैम रिजर्वोयर है जो कि फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, इन सारी डिमांड्स को कैटर करता है, बट वो डिज़ाइन किया गया इरिगेशन के लिए सिर्फ। तो इसको क्या बोलेंगे? तो ये सिंगल पर्पज़ रिजर्वोयर होगा। जब तक डिजाइन किसी एक पर्पज़ के लिए किया गया है वो सिंगल पर्पज़ रिजर्वोयर ही होगा, चाहे वो कितने भी जो डिमांड्स है उनको कैटर कर रहा हो। अगर डिजाइन दो से ज़्यादा के लिए किया गया है तो मल्टीपर्पज़ रिजर्वोयर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 में दिए है कि एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जिसको डिजाइन किया गया है टू सर्व द वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन नीड्स। अब दो के लिए डिजाइन किया गया है तो मल्टीपर्पज़ होगा। क्वेश्चन 104 में दिया है कि सरचार्ज स्टोरेज जो होता है डैम रिजर्वोयर में, ये किसके बीच में स्टोर किया हुआ वॉल्यूम होता है? तो यहाँ पर जो ये रेड कलर से मैंने शेड किया हुआ है ये होता है सरचार्ज स्टोरेज, ये वाला। इसमें ये तो है नॉर्मल पूल लेवल, और ये पूल लेवल ड्यूरिंग फ्लड या फिर मैक्सिमम रिजर्वोयर लेवल भी बोला जाता है इसको। तो इनके बीच में जो स्टोर किया हुआ है वाटर, ये सरचार्ज स्टोरेज है, और ये सिर्फ फ्लडिंग की सिचुएशन ही हमारे पास अवेलेबल रहेगा, नॉर्मल सिचुएशन में ये नहीं अवेलेबल होगा। तो नॉर्मल एंड मैक्सिमम रिजर्वोयर लेवल्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया है कि जो यूजफुल स्टोरेज है डैम रिजर्वोयर में, ये किस किस के बीच में स्टोर हुआ हुआ वाटर है? तो ये है मिनिमम पूल लेवल, ये है नॉर्मल पूल लेवल, इनके बीच में ये वाला जो है ये है यूजफुल स्टोरेज। ध्यान रखना है मैक्सिमम वाला इसमें नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पूल लेवल तो तभी होगा जब फ्लडिंग की सिचुएशन है, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 में दिए है कि जो डेड स्टोरेज होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है कि वो सिल्ट और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करवाए, उनके लिए अवेलेबल रहे वो वॉल्यूम, तो ये किस किस के बीच का वॉल्यूम होता है? तो ये है डेड स्टोरेज। तो ये तो है रिवर बेड,
और ये है मिनिमम पूल लेवल। इसीलिए जब हम यूजफुल स्टोरेज निकालते हैं तो हम मिनिमम पूल लेवल से नीचे का नहीं लेते हैं। इनिशियल जो ईयर्स होंगे डैम के, उस टाइम वहाँ पर भी वाटर होगा कुछ, अभी पूरा सिल्ट से नहीं भरा है, बट हम इसको नहीं लेते हैं क्योंकि ये हम स्पेस रखते हैं कि इसमें सिल्ट आएगा। तो ए होगा यहाँ पर बेड लेवल ऑफ द रिजर्वोयर, जो रिवर का बेड है वो रिजर्वोयर का बेड होगा, एंड मिनिमम रिजर्वोयर लेवल। क्वेश्चन नंबर 107 में दिए है कि डैम रिजर्वोयर में बैंक स्टोरेज क्या है। जब रिजर्वोयर फिल होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है जो रिजर्वोयर के बैंक्स हैं उनमें सीपेज हो जाता है, और जैसे ही वाटर लेवल है वो डिप्लीट होता है रिजर्वोयर में, उसके बाद बैंक से जो वाटर है वो सीपेज होकर वापस से रिजर्वोयर में आ जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमने इनफ्लुएंट और एफ्लुएंट स्ट्रीम वगैरह में पढ़ा था कि अगर रिवर जो है उसमें वाटर लेवल है वो ग्राउंड टेबल है उससे अगर नीचे है तो ग्राउंड वाटर है वो रिवर में आ जाता है, और अगर रिवर का लेवल है वो ऊपर है वाटर टेबल से तो फिर रिवर से जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा वाटर मिल रहा है हमें स्टोर किया हुआ, ये तो हमने डिजाइन में लिया ही नहीं था, हमने तो रिजर्वोयर का वॉल्यूम लिया था। अब लेवल नीचे जाने से बैंक्स वापस से उसको रिचार्ज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उसमें वाटर, तो कैपेसिटी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन 108 में दिया है कि जो फ्लड कंट्रोल रिजर्वोयर है उसके लिए इफेक्टिव स्टोरेज क्या है। एक तो यूजफुल स्टोरेज होता है जो कि होता है मिनिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल के बीच का। इसके ऊपर कुछ सरचार्ज स्टोरेज होता है जो कि सिर्फ फ्लड के सिचुएशन में होगा। तो यहाँ पर फ्लड कंट्रोल रिजर्वोयर का पूछा है, तो फ्लडिंग की सिचुएशन होगी तो वाटर लेवल है वो मैक्सिमम वाटर लेवल होगा। तो मैक्सिमम वाटर लेवल और नॉर्मल वाटर लेवल है, नॉर्मल पूल लेवल है, उसके बीच का जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो सरचार्ज है। तो यूजफुल स्टोरेज में सरचार्ज स्टोरेज भी ऐड हो जाएगा। एक होता है वैली स्टोरेज। वैली स्टोरेज क्या होता है कि जैसे ये रिवर है, इस डेप्थ तक इसमें वाटर है और इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, फ्लडिंग की सिचुएशन होगी तो वाटर लेवल और ऊपर आ जाएगा। अब मान लिया इस डेप्थ पे फ्लो हो रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है वो वैली में भी स्टोर हुआ है। अगर कुछ लेंथ कंसिडर करें तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इसमें भी फ्लोइंग है वाटर, बट हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ वाटर इसमें यहाँ पर है प्रेजेंट। बट ये हमारे रिजर्वोयर के कारण नहीं है, तो पहले भी था, पहले भी अगर फ्लडिंग की सिचुएशन है तो रिवर में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो है जो कि कंटिन्यूसली अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं कि वो वाटर वहाँ पे है अवेलेबल है, वो स्टोर हो रखा है वाटर वहाँ पर। तो वैली स्टोरेज है इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, पहले भी स्टोर हो रहा था अभी भी हो रहा है, तो कोई रिजर्वोयर का बेनिफिट नहीं मिल रहा है फ्लड को कंट्रोल करने में। तो बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 में दिया है कि स्टोरेज रिजर्वोयर है उसका एवरेज यील्ड है वो किसका अर्थमेटिक एवरेज है। तो एक होता है फर्म यील्ड जो कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी अवेलेबल रहेगा थ्रू आउट द ईयर। एक होता है सेकेंडरी यील्ड जो कि ईयर के कुछ डेज में अवेलेबल होगा और कुछ डेज में नहीं अवेलेबल होगा। एवरेज यील्ड होता है ये जो फर्म यील्ड है और सेकेंडरी यील्ड है इन दोनों का एवरेज, तो सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 में दिया है कि एक वाटर सप्लाई रिजर्वोयर है, उसको जब हम प्लान करते हैं तो उसका जो डिजाइन यील्ड लिया जाता है वो इरिगेशन रिजर्वोयर के डिजाइन यील्ड का हायर होता है कि लोअर होता है। तो जो भी डिस्चार्ज होगा उसकी एक डिपेंडेबिलिटी होती है कि ये डिस्चार्ज थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है, ये डिस्चार्ज साल के 200 दिन में अवेलेबल है, ये ऐसी डिस्चार्ज की वैल्यू है जो कि सिर्फ 100 डेज में ही अवेलेबल है। तो इस तरीके से हर एक फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिपेंडेबिलिटी होती है, और जो डिजाइन लीड लिया जाता है वो जितना ज्यादा लेंगे उसकी डिपेंडेबिलिटी उतनी कम होगी। तो डिजाइन लीड लेने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें एक ये भी होता है कि कितना रिस्क हम उस स्ट्रक्चर में ले सकते हैं। जैसे कि कोई रिजर्वोयर डिजाइन कर रहे हैं, उसको सिटी की वाटर सप्लाई के लिए किया है तो वहां पर हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अगर इरिगेशन के लिए है तो कंपेरेटिवली ज्यादा रिस्क हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो सिटी के रिजर्वोयर में रिस्क हम ज्यादा नहीं ले सकते, तो डिजाइन यील्ड हमें कम रखना पड़ता है, तो बी होगा लोअर। क्वेश्चन 111 में दिए है कि एक रिजर्वोयर का यील्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमें आउटफ्लो मिल रहा है रिवर से वो होता है रिजर्वोयर यील्ड, तो सी होगा यहाँ पर आउटफ्लो डिमांड ऑन द रिजर्वोयर। क्वेश्चन 112 में दिया है कि स्टोरेज रिजर्वोयर है उसकी कैपेसिटी कैसे डिसाइड करते हैं। तो रिवर का जो इनफ्लो है और हमें जो आउटफ्लो सप्लाई करना है ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि स्टोरेज क्या रखना है, कैपेसिटी क्या होगी रिजर्वोयर की। एक ग्राफ बनता है इन दोनों का इस तरीके से, ये है
नेचुरल इनफ्लो, और जो हमें आउटफ्लो सप्लाई करना है, आउटफ्लो रखना है, वो ये है। तो आउटफ्लो तो इस कांस्टेंट रेट से हो रहा है जो रेड लाइन से मैंने शो किया है, और इनफ्लो का ये हो गया कर्व। तो अब क्या होगा, जब ज़्यादा इनफ्लो है आउटफ्लो कम है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि आउटफ्लो तो इतना ही है और इनफ्लो है वो जो ऊपर ये शो किया हुआ है यहाँ तक है, तो ये एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा रिजर्वर में चला जाएगा। फिर आफ्टर रेनी सीजन क्या होगा कि इनफ्लो तो ये घट गया, ब्लू लाइन से कर देती हूँ, ये इनफ्लो है और आउटफ्लो है जो रेड लाइन से ऊपर से ये मैंने किया हुआ है, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है। तो अब क्या होगा, आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, तो रिजर्वर के स्टोरेज में से हमें सप्लाई करना है। तो इस तरीके से रिजर्वर की कैपेसिटी डिसाइड की जाती है कि जो ये कांस्टेंट आउटफ्लो ये मेंटेन रह पाए, जो भी एक्स्ट्रा इनफ्लो है वो स्टोर हो पाए सारा का सारा, ताकि जब इनफ्लो की रेट आउटफ्लो से कम है तो आउटफ्लो है वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस उसी रेट पे कंटिन्यू रह पाए। तो ये दोनों कर्व मिलकर डिसाइड करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। तो सी होगा यहाँ पर आंसर, मास कर्व ऑफ इनफ्लो एंड मास कर्व ऑफ आउटफ्लो। क्वेश्चन 113 में दिए है कि वो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर जो वर्स्ट से वर्स्ट ड्राई पीरियड्स है उनमें भी अवेलेबल रहे, इसको क्या कहते हैं? तो इसको फर्म यील्ड बोला जाता है। पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने एक्सप्लेन किया कि हर एक फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग डिपेंडेबिलिटी होती है। कुछ ऐसा फ्लो है जिसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है बट साल के वो 200 डेज ही अवेलेबल है, कोई ऐसा फ्लो है जो कि बहुत ही कम है बट वो थ्रू आउट द ईयर हर एक डे पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम डिपेंडेबिलिटी निकालते हैं। और फर्म यील्ड ऐसा है मिनिमम वाला जो कि हमेशा अवेलेबल रहेगा। ये मैक्सिमम से इसका आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी दिए है, बट ये वो मैक्सिमम क्वांटिटी है जो हर टाइम अवेलेबल है। तो थ्रू आउट द ईयर अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही कम वैल्यू होगी, तो ए होगा यहाँ पर। क्वेश्चन 114 में दिए है कि वो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि रिवर चैनल में स्टोर्ड होता है विदाउट एनी आर्टिफिशियल स्टोरेज। तो ये रिवर है, इनिशियली रिवर है, इस डेप्थ पे फ्लो हो रही है जब डिस्चार्ज कम है। जैसे ही डिस्चार्ज बढ़ेगा रिवर का स्टेज जो है डेप्थ ऑफ फ्लो वो भी बढ़ेगा। तो इनिशियल तो वाटर में इतना ही वैली में स्टोरेज था जो फ्लो हो रहा है। स्टोरेज का मतलब ये नहीं कि स्टेगनेंट वाटर है, इसमें इनफ्लो भी हो रहा है आउटफ्लो भी हो रहा है, बट इतना अमाउंट ऑफ वाटर है इस लेंथ में अवेलेबल रहेगा, हमेशा स्टोर रहेगा। अब जब डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ गया है तो स्टोरेज भी बढ़ेगा, तो जो फ्लडिंग की सिचुएशन है तो डेप्थ ऑफ फ्लो काफी ज्यादा होगी, तो इसको बोला जाता है वैली स्टोरेज। तो सी हो गया यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन 115 में पूछा है कि कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो है जो स्टोरेज रिजर्वोयर का, वो कैसे डिफाइंड है? तो ये रिलेटेड होता है ट्रैप एफिशिएंसी से। ट्रैप एफिशिएंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो इस पे डिपेंड करती है कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो पे। तो इन दोनों ही टॉपिक पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू एग्जाम्स में, तो हम डिटेल में समझेंगे इनको। फर्स्ट होता है ट्रैप एफिशिएंसी, नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रैप कर रहा है किसी को। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनफ्लो जितना था सेडिमेंट का रिवर में, उसमें से कितना सेडिमेंट है वो डैम के पास में ट्रैप हो गया। तो ये डिफाइंड होता है टोटल सेडिमेंट डिपॉजिटेड इन द रिजर्वोयर डिवाइडेड बाय टोटल सेडिमेंट फ्लोइंग इन द रिवर, कि इतना सेडिमेंट फ्लो हो रहा था उसमें से इतना सेडिमेंट है वो यहाँ पर रिजर्वोयर में डिपॉजिट हो गया। और काफी हाई होती है इसकी वैल्यू, मोस्ट ऑफ द रिजर्वोयर्स के लिए 95 to 100% होती है। कुछ मेजर्स लिए जाते हैं इसको कम करने के लिए और उसके कारण इसकी वैल्यू 90% से नीचे भी जा सकती है। और हम इसको कम रखना चाहते हैं क्योंकि जितना ज्यादा सेडिमेंट है वो रिजर्वोयर में डिपॉजिट होगा, उतना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेगा और उतना अमाउंट ऑफ जो वॉल्यूम है वो हमें कम मिलेगा वाटर के लिए। अब कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो होता है कि रिजर्वोयर की जो कैपेसिटी है डिवाइडेड बाय इनफ्लो, और ये कैपेसिटी इनफ्लो है ये इस तरीके से ट्रैप एफिशिएंसी से रिलेटेड होता है। ये लॉग में है, ये वाली वैल्यू डायरेक्टली ली गई है। और जैसे जैसे हम कैपेसिटी इनफ्लो को घटाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ वैल्यू है तो ट्रैप एफिशिएंसी है ये, अगर कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो की वैल्यू ये हो गई है घट के तो ट्रैप एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। और टाइम के साथ में कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो है घटता है ये। अगर इनफ्लो की रेट को हम कांस्टेंट में माने तो जो रिजर्वोयर की कैपेसिटी है वो डिक्रीज होगी टाइम के साथ, क्योंकि सेडिमेंट वहाँ पे डिपॉजिट होता जा रहा है, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उतना जो कैपेसिटी है रिजर्वोयर की वो कम हो गई है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो क्या होता है, तो ये कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर डिवाइडेड बाय इनफ्लो। ध्यान रखना है ट्रैप एफिशिएंसी में हम सेडिमेंट का लेते हैं रेशियो, टोटल सेडिमेंट डिपॉजिटेड इन द रिवर डिवाइडेड बाय टोटल सेडिमेंट फ्लोइंग इन द रिवर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, रिजर्वोयर कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल फ्लड इनफ्लो। क्वेश्चन नंबर 116 में दिया है
कि कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो को इंक्रीज करने से ट्रैप एफिशिएंसी है रिजर्वोयर की, उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया कि कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो है, इसको अगर हम डिक्रीज करते हैं, कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ट्रैप एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। ए होगा। क्वेश्चन 117 में दिया है कि किसी रिजर्वोयर का कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी होता है। तो जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 115 में एक्सप्लेन किया कि कैपेसिटी है वो टाइम के साथ रिड्यूस होती है सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने के कारण, और कैपेसिटी रिड्यूस होगी तो कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि ये कैपेसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सी होगा डिक्रीजेज विथ टाइम। क्वेश्चन 118 में दिया है कि एक प्रपोज्ड डैम है, उसकी हाइट अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ स्टोरेज है वो क्या रहेगा। तो एक इकोनॉमिकल एनालिसिस किया जाता है कि कितनी हाइट रखा जाए कि स्ट्रक्चर है वो मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। तो सबसे पहले तो डिफरेंट डैम हाइट्स के लिए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, और ऑब्वियसली जैसे जैसे हम डैम की हाइट बढ़ाएंगे टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी ही। तो इसके बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अब हम निकालते हैं कि पर यूनिट स्टोरेज कॉस्ट कितनी आ रही है। तो यहाँ पर हम हाइट ऑफ डैम लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है कि ये डिक्रीज होते होते एक मिनिमम पे पहुंचता है और फिर इंक्रीज होता है। तो जिसके हाइट के लिए कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज है वो मिनिमम है, उसको बोला जाता है मोस्ट इकोनॉमिकल हाइट। तो डी होगा इनिशियली डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। क्वेश्चन 119 में दिया है कि इकोनॉमिकल हाइट ऑफ ए डैम इज दैट हाइट फॉर विच। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा इकोनॉमिकल हाइट ऑफ डैम वो हाइट है जिसके लिए कॉस्ट पर यूनिट ऑफ स्टोरेज है वो मिनिमम है, ये वाली यहाँ पर मिनिमम है कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज। तो ए होगा आंसर। क्वेश्चन 120 में दिया है कि एक रिजर्वोयर है जिसकी कैपेसिटी 30 मिलियन क्यूबिक मीटर है, इसमें 20% है डेड स्टोरेज है, मतलब ये सिल्ट के लिए रखा गया स्पेस है। एवरेज एनुअल सिल्ट डिपोजिशन हो रहा है 0.1 मिलियन क्यूबिक मीटर। तो यूजफुल लाइफ जो है रिजर्वोयर की वो कब रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक डेड स्टोरेज सिल्ट से फिल होगा तब तक तो वो फुली यूज हो रहा है। जब डेड स्टोरेज से ज्यादा स्पेस है वो सिल्ट ऑक्यूपाई करने लग जाएगा तो हम बोलेंगे कि अभी उसकी यूजफुल लाइफ है वो रिड्यूस हो गई है। तो रिजर्वोयर की कैपेसिटी है 30 मिलियन पर क्यूबिक मीटर, डेड स्टोरेज होएगा 6 मिलियन मीटर क्यूब, एक साल में सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है 0.1 मिलियन मीटर क्यूब। तो 6 मिलियन मीटर क्यूब डिपॉजिट होने में कितने टाइम लगेगा, 60 ईयर्स। तो 60 ईयर्स तक तो डेड स्टोरेज फुल होता रहेगा, तो तब तक तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई एक्स्ट्रा वाटर वाला स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। बट इसके बाद सिल्ट वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लग जाएगा जो कि वाटर के लिए डिजाइन किया हुआ है। तो ए होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन 121 में दिया है कि डैम रिजर्वोयर है उसकी एप्रोप्रिएट वैल्यू क्या होगी एस्टिमेटेड एवरेज लाइफ की। तो ये आपको याद रखना होगा 75 ईयर्स होता है, सी होगा आंसर। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।